ये हम चैप्टर स्टार्ट किया हमने टाइम सीरीज। हमारा जो टाइम सीरीज हमारा फर्स्ट मेथड आया था, मतलब सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हमने देखे थे। फ्री हैंड था, सेमी एवरेज था, वो हमने कल देख लिया था। आज हम मेथड ऑफ मूविंग एवरेज पे आए हैं। अब देखिए जैसे नाम से शो हो रहा है कि आपने एवरेज लेनी होगी और मूविंग, कोई एवरेज लेंगे और वो मूव करती जाएगी, नेक्स्ट नेक्स्ट पे मूव करती जाएगी, इस तरह से ये मेथड है। तो बेसिकली ये है भी ऐसी कोई इसमें मुश्किल चीज़ है ही नहीं। आपने जो है, अगर आपको वो बताते हैं कितनी वैल्यूज़ का आपने एवरेज लेना है और फिर वो उसके सामने नेक्स्ट आप लिखते जाते हैं। बेसिकली इस तरह से आप ये ट्रेंड फाइंड करते हैं। ये बेसिकली हम ये जो चार हमने मेथड पढ़ रहे हैं सेकुलर ट्रेंड के, इनका पर्पज़ ये है कि आपके जो टाइम सीरीज डाटा है उसमें से ट्रेंड को ख़त्म कर दें। ठीक है, आपकी जो ये टाइम सीरीज लाइन है इसको स्मूथ कर दें, इसमें फ्लक्चुएशन ना हो। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स ना हो। द के पीरियड मूविंग एवरेजेस आर डिफाइंड एज द averages calculated by using the k consecutive values of the observed consecutive values of the observed series, then repeating the operation। यहाँ पे इसकी जो लिखा हुआ नजर नहीं आ रही है, यहाँ वर्ड देखते हैं। by dropping one value at the beginning and including the first value after the preceding total। अब जब आप मूविंग एवरेज लेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपको वो कहते हैं थ्री, जैसे कि ये तीन वैल्यूज हैं, आपको कहते हैं 3 ईयर मूविंग एवरेज करें, तो आप इन तीनों वैल्यूज का एवरेज लेंगे और इसके सामने दरमियान मिडल के सामने रख देंगे। सिमिलरली फिर आप तीन का एवरेज लेंगे, इस मिडल के सामने रख देंगे, फिर थ्री का वैल्यूज का एवरेज लेंगे थ्री के सामने। आप देखेंगे लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू जो है वो उसके सामने कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, बिगनिंग और जो लास्ट वैल्यू वो मतलब ब्लैंक रहेगी। मूविंग on one value to calculate each successive average। This process is continue till the last k consecutive values have been averaged। अब यहाँ से आपको जो फॉर्मूला से तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, इसलिए डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ज़्यादा तो ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे यहाँ पे आपको मैं एक बार बता दूँ, यहाँ से इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। जब आपकी ओड नंबर ऑफ वैल्यूज हो तो फिर जो है डायरेक्ट मिडिल वैल्यू के सामने आपका एवरेज आ जाता है। जब आपकी वैल्यूज इवन हो जाए तो फिर वो अगर फॉर एग्जांपल फोर वैल्यूज हैं तो टू वैल्यूज अबव, टू वैल्यूज बिलो, और उसके दरमियान में जो होगा उसके सामने आपने वो वैल्यू लिखनी होगी। इवन में आपने बिल्कुल दरमियान में लिखना होगा, किसी वैल्यू के सामने नहीं आएगा, मिडल में वो आएगी वैल्यू। और लेकिन ओड वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज में वो डायरेक्ट किसी वैल्यू के सामने आएगी, मिडल वाली वैल्यू। इन पैराग्राफ को भी रीडिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेकिन क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कंप्यूट 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज एंड 7 ईयर मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड शो मूविंग एवरेज ट्रेंड ऑन द ग्राफ। अब आपने देखना है 5 ईयर, 7 ईयर से या 3 ईयर से जो आपका ट्रेंड है वो कितना स्मूथ हो गया। ठीक है, जो आपके जो ओरिजिनल वैल्यूज थी उसमें से जो वैल्यूज अप्स एंड डाउन्स या फ्लक्चुएशन हो रही थी वो कितनी स्मूथ आउट हो गई है, आपने ये चेक करना है इनसे। ठीक है, आपको ईयर्स गिवन है और वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले तो आपने ईयर्स को लिख लिया, इस तरह से वैल्यूज को लिख लिया। ये आपका टाइम है, ये आपका जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब 3 ईयर मूविंग एवरेज आप कर रहे हैं। मूविंग एवरेज में मैंने भी आपको बताया है कि आपने ऐसे करना होगा। ये तीन वैल्यूज है ना आपकी, इन तीनों वैल्यूज को ऐड किया, थ्री पे डिवाइड किया, आपका जो एवरेज आया वो आपने यहाँ जाके लिख दिया। ठीक है, एक टोटल का कॉलम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एवरेज का कॉलम करें, 3 ईयर मूविंग एवरेज लिखें आप। नेक्स्ट आप जाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को फिर आप थ्री वैल्यूज को ऐड करेंगे और ये जो दरमियान वाली वैल्यू है उसके सामने जो आपका एवरेज आ जाएगा। सिमिलरली फिर आप नेक्स्ट थ्री वैल्यूज को ऐड करेंगे और इस मिडिल वैल्यू के सामने आपका एवरेज आ जाएगा। सो ऑन आप जो है थ्री थ्री वैल्यूज को ऐड करते हैं और आपका उसके सामने एवरेज आता है। आप देखेंगे लास्ट में एक वैल्यू और स्टार्टिंग में एक वैल्यू ब्लैंक रहेगी, क्योंकि ये 3 ईयर मूविंग एवरेज था ना। अगर ये 5 ईयर मूविंग एवरेज है तो टू स्टार्ट में और टू लास्ट में ब्लैंक रहेंगी। अगर ये 7 ईयर मूविंग एवरेज है तो थ्री स्टार्ट में और थ्री लास्ट में ब्लैंक रहेंगी आपकी। ठीक है, अच्छा अब 5 ईयर मूविंग एवरेज में आपने क्या करना होगा, यहाँ से देखें ये 5 वैल्यूज ऐड किया आपने और जो मिडिल वैल्यू थी आपकी 19.6, इसके सामने इन 5 वैल्यूज को ऐड किया, 5 पे डिवाइड किया और इस मिडिल वैल्यू के सामने जाके आपने ये जो है लिख दिया एवरेज की वैल्यू। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट इसके बाद 5 वैल्यूज को ऐड किया और मिडिल वैल्यू आपकी 24.2 थी, उसके सामने जो है आपने उसका एवरेज लिख दिया। अब ये एवरेज लिखते कैसे, आप साथ साथ कैलकुलेट करते जाए कि अगर 5 वैल्यूज आप फर्स्ट वाली करें तो 5 वैल्यूज को ऐड किया, 5 पे डिवाइड किया, जो भी वैल्यू आती है उसको आपने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट फिर फर्स्ट वाली को स्किप कर दिया, फिर 5 वैल्यूज को ऐड किया
और 5 पे डिवाइड किया, उसके सामने लिख दिया। फिर 2 स्किप हो जाएंगी, फिर उसके बाद आपने ये जो है यहाँ से 19 से स्टार्ट करके फिर आपने 5 वैल्यूज़ को ऐड किया और मिडिल वैल्यू के सामने आप लिखते गए, ठीक है। अब सिमिलरली 7 वैल्यूज़ में भी आपने ऐसे करना है। आपने जो है 7 वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, ठीक है। 7 वैल्यूज़ को ऐड करके 7 पे डिवाइड करना है, एक एवरेज आ जाएगा और वो आपने जैसे कि 3 ऊपर है 3 नीचे, तो 24.2 के सामने आपका मिडल आ जाएगा, उसके सामने आपने एवरेज की वैल्यू दी थी। अब नेक्स्ट आपने फिर नेक्स्ट 7 मूविंग एवरेज करना है, फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देंगे, फिर नेक्स्ट 7 के लिए करेंगे, फिर नेक्स्ट के सामने लिख देंगे, फिर 2 को स्किप कर देंगे, फिर नेक्स्ट 7 को लिख देंगे, यानी कि पीछे वाली एक वैल्यू को कम करते जाते हैं, नेक्स्ट में से एक वैल्यू ऐड करते जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से देखिए मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इन 3 वैल्यूज़ का हमने एवरेज निकाला है, ये 3 कैलकुलेट करके इसके सामने आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आपने इस वैल्यू को स्किप कर देना है, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 एंड 3। अब ये 3 वैल्यूज होती है, इन तीनों को ऐड किया और 3 को डिवाइड किया, अब यहाँ पे आ जाएगा सामने। सिमिलर अब इसको भी स्किप कर देना है, फिर आपने 3 को करना है और इसका जो है वैल्यू के सामने 20, ठीक है। पीछे से एक वैल्यू को स्किप करते जाना है और आगे से एक वैल्यू को इंक्लूड करते जाना है और मिडल वाली वैल्यू के सामने आपने ये जो है लिखते जाना है। ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी, आप कर लेंगे ईजीली इंशाल्लाह इसको। 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर 7 ईयर मूविंग एवरेज, ये सारी बेसिकली ओड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए थी। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अगर आपके डाटा और इसको फिर प्लॉट भी करना है आपने। ये देखिए ये ओरिजिनल डाटा है, ये वाला जो आपका ये जिसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, फ्लक्चुएशंस। नेक्स्ट उसके बाद 3 ईयर मूविंग एवरेज आपने किया, ये 3 ईयर मूविंग एवरेज ये था। नेक्स्ट उसके बाद 7 ईयर मूविंग एवरेज भी उन्होंने प्लॉट कर दिया, आपने 5 ईयर भी कर लेना है। अब आप देखते जाएंगे कि आप आपको देखेंगे कि 3 ईयर से 5 ईयर से 7 ईयर से क्या फ़र्क आ रहा है। ओरिजिनल डाटा में तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थी, लेकिन इन्होंने डाटा को कुछ हद तक स्मूथ आउट कर दिया। अब आप इसमें से देखेंगे बेस्ट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं एग्जांपल 13.4 में, कंप्यूट 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब इसमें 2 चीज़ें कंप्यूट करनी है आपने, 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज भी करना है और सेंटर्ड भी करना है, ठीक है। ये देखें सेंटर वर्ड यूज़ किया है ना, इसका मतलब सेंटर भी करना है और 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज भी करना है। अगर जस्ट लिखा होता 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, फिर आपने सेंटर नहीं करना था। अब यहाँ पे आपको सेंटर भी करना पड़ेगा। अब सेंटर करने में क्या करना होता है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपका जो डाटा था आपने वो लिख लिया, आपके 4 जो थे क्वार्टर्स, इनके आपने 4 साल थे और आपके पास 4 जो क्वार्टर के हाइट, उसकी ये पहली एग्जाम्पल जो थी उसको उन्होंने लिख दिया। इस तरह से आप लिख देना है कॉलम वाइज, फिर उसके सामने वाई वैल्यूज लिख दी उसके कोरस्पॉन्डिंग। अब 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज आपने करना है। सबसे पहले तो आप इन्हें टोटल करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट एवरेज निकाल लें। अब यहाँ से इन्होंने 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज किया, आप इसको छोड़ें, आप 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज करेंगे फर्स्ट पे। अब ये दोनों कॉलम में ना करें, आप खुद से ही 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज कर लें यहाँ पे, ठीक है। 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, इसको एवरेज कह दें, फॉर एग्जाम्पल ये एवरेज है। अब आपने क्या करना है, इन चारों वैल्यूज को ऐड किया और 4 पे डिवाइड किया, इसके सामने आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एवरेज की वैल्यू लिखी है, इन्होंने टोटल की लिखी है। फिर फर्स्ट को छोड़ दिया, फिर 4 वैल्यूज को ऐड किया, फिर वैल्यू आई आपने यहाँ पे इसके सामने। अब देखिए किसी वैल्यू के सामने नहीं आ रहा, ये दरमियान में आ रही है वैल्यूज। सिमिलरली फिर आपने जो है 4 वैल्यूज को ऐड किया और 4 पे डिवाइड किया, आपकी दोबारा से वैल्यू आपकी मिडल में आएगी, मतलब 2 वैल्यूज की मिडल में आएगी, किसी वैल्यू के सामने नहीं आएगी। ये आपका होता गया 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि सेंटर भी करें। सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, जो आपके मूविंग एवरेज लिखने में होंगे उन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया। सेंटर करने के लिए क्या करना है, 2 वैल्यूज को ऐड किया, 2 पे डिवाइड। अब ये किसी सेंटर के सामने आ जाएगी वैल्यू, जैसे कि ये वैल्यू देखिए अब सेंटर किस वैल्यू के सामने आ गया है, 79, यानी कि डायरेक्ट किसी वैल्यू के सामने आपका रिजल्ट आ गया। फिर आपने ऐसे किया, 2 वैल्यूज को ऐड किया और 2 पे डिवाइड, फिर आप देखेंगे कि सेंटर में आ जाएगी, किसी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपका जो है रिजल्ट आता जाएगा। जो आप पहले कर रहे थे क्वार्टर मूविंग एवरेज में, वो आपकी मतलब 2 वैल्यूज के दरमियान में आ रहा था, लेकिन अब जब आपने इसको सेंटर्ड कर दिया तो फिर ये डायरेक्ट किसी वैल्यू के सामने आपके रिजल्ट आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, इस तरह से आपने सारी वैल्यूज का कैलकुलेट कर लेना। 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, एक कॉलम बनेगा 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, 2 कॉलम्स बनेंगे यहाँ पे। फिर आपने इनको प्लॉट भी कर दिया, ओरिजिनल वैल्यूज को भी प्लॉट कर दिया और दूसरी वैल्यूज को भी, सेंटर्ड मूविंग एवरेज को जो आपका आया है ये देखो। आप देखें आपकी ओरिजिनल वैल्यू में कितनी फ्लक्चुएशंस हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं।
लेकिन जो आपका सेंटर मूविंग क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज वो कितना स्मूथ एक ट्रेंड शो कर रहा है कि आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड है इसमें। अच्छा जी, यहाँ पे आपका ये मेथड कंप्लीट हो गया मूविंग एवरेज। अब मेथड आता है इसके बाद मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। अब ये भी लीस्ट स्क्वेयर भी आपने रिग्रेशन के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है और जो आपने कर्व्स पे पढ़ा होगा उसमें भी आपने देखा होगा। इसमें आपके तीन मेथड्स के थ्रू आप काम करते हैं जो कैलकुलेट करते हैं लीस्ट स्क्वेयर। पहले आप रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं, मतलब जो भी लीस्ट स्क्वेयर लाइन अगर उन्होंने स्ट्रेट लाइन कहा है लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन की तरह से आपने वो कैलकुलेट कर ली और वो फिट कर दी, उससे ट्रेंड वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट अगर वो आपको कहते हैं पैराबोला के थ्रू तो आप पैराबोला के थ्रू करेंगे, या फिर आपको वो कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल कर्व के थ्रू करें तो एक्सपोनेंशियल कर्व के थ्रू आप लाइन फिट करेंगे और उससे ट्रेंड वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, नेक्स्ट आप क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। A trend line which can be described by a mathematical equation of the form of straight line, parabola और an exponential। ठीक है, ये तीनों मेथड ही आपके इसमें कोर्स में है। Can be measured using the method of least square by letting time to the independent variable। अब इसमें आपने देखो कहा टाइम को आपने लेट कर लेना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हमेशा पीछे भी जो हमने क्वेश्चन किए थे मैंने आपको बताया था जो आपका टाइम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो आपको कोरस्पॉन्डिंग कोई इनकम दी हुई है, प्रोडक्शन दी हुई है, प्राइस दी हुई है, जो भी चीज़ गिवन है वो आपका डिपेंडेंट होगा। Let us suppose the long-term trend appears to be linear, then the equation of the least square trend line would be। अब बेसिकली आपने ये लॉन्ग टर्म वेरिएशन होती है ना सेकुलर ट्रेंड, आपने जो ये कर रहे हैं तो इसमें उन्होंने कहा है कि आपने इस तरह से ट्रेंड फाइंड करना होगा। आप ये देखिए ये आपकी सिंपल लीनियर रिग्रेशन के थ्रू जो इक्वेशन है ये हो जाएगी, या फिर आपने पैराबोला के थ्रू करना होगा तो उस तरह से आपने जो है नॉर्मल इक्वेशन बना लेंगे और फिर कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें कोडिंग किस तरह से करनी होगी, आपने जो ईयर्स है टाइम उसको कोडिंग करना है एक्स वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो कैसे करेंगे, अगर आपके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो कोई मसला ही नहीं, आपने दरमियान वाली वैल्यू को जीरो कह दिया, उससे अबव सारी वैल्यूज नेगेटिव होगी, उससे बिलो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होगी। अगर ये ईयर नंबर ऑफ ईयर्स इवन हो जाते हैं फिर यहाँ पे आपको कोडिंग करने में ये होगा कि आपने जो दरमियान में है यहाँ पे इसके मिडल में जो वैल्यू आ रही है वो जीरो होगी। ठीक है, वो यहाँ पे जीरो होगी। अब इसका मतलब है कि पूरा तो वन के इक्वल है ना, ये जो पूरा यूनिट है 82 81 ये वन के इक्वल है, तो इन्होंने यहाँ पे जीरो से ऊपर -1 लिख दिया और जीरो से बिलो +1 लिख दिया, फिर -1 और फिर +1 1.5 फिर -2.5 और 2.5, इस तरह से आपने कोडिंग कर दी। अगर आप मतलब इस तरह से कोडिंग कर रहे हैं 1 ईयर इक्वल टू 1 यूनिट के। अगर आप कर लेते हैं एक्स इन हाफ ईयर यूनिट, मतलब हाफ ईयर जो है वो 1 यूनिट के इक्वल होगा, तो फिर कैसे करेंगे, यहाँ पे भी मिडल में आपकी वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, लेकिन आप हाफ देखिए 6 मंथ है ना, यहाँ से अगर ये मिडल आता है जून फॉर एग्जाम्पल आता है, जून से आप दोबारा प्रीवियस जा रहे हैं तो वो 6 मंथ बनते हैं, जून से यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं वो 6 मंथ बनते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 6 मंथ को 1 यूनिट का यानी कि हाफ ईयर को 1 यूनिट लिया हुआ है, तो आपने हाफ ईयर को 1 यूनिट ले लिया, यहाँ पे हाफ ईयर को 1 यूनिट। अब ये 1 से ये 3 पे इसलिए आ गई क्योंकि हाफ मतलब 6 मंथ प्लस 6 मंथ दो हो गए ना यूनिट, तो फिर ये यहाँ से 2 इसमें इंक्रीज हो गया, फिर ये 6 प्लस 6 मंथ यानी कि 1 ईयर हो गया, फिर यहाँ पे 2 यूनिट का इंक्रीज हो गया। सिमिलरली इसी तरह से आपने ऊपर नेगेटिव वैल्यूज ले ली और नीचे जो है पॉजिटिव वैल्यूज ले ली। रिकॉर्डिंग आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपने क्वेश्चन में यूज़ करनी है। अगर आपकी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है फिर तो बिल्कुल ईजी है, अगर इवन है तो फिर आपने इन दोनों में से देखना कौन सा करना है। अगर मेंशन करते हैं तो ये करना है, अदरवाइज आपकी अपनी मर्जी है, दोनों में से जो मर्जी करें। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, इसमें आपका जो देखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जीरो बन जाएगा, तो फिर आपकी लाइन जो है बिल्कुल मतलब स्केल्स वाले ज़्यादातर इसमें वैल्यूज नहीं आएंगी, ये बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्मूलेस बन जाएंगे, वो भी आपको नेक्स्ट बताती हूँ जो क्वेश्चन किया है। आप इसमें देखें ये समीशन वाइज इक्वल टू एन ए बन जाएगा, आपकी जो नॉर्मल ये ना दूसरी ये बन जाएगी। अब वो कह रहे हैं व्हेन लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ अ टाइम सीरीज ग्राफ अपीयर्स टू बी a curve we fit a parabolic curve or second or third degree curve of some type of exponential modified exponential Gauss logistic. It should be kept in mind that a trend which are smaller summation y minus yt is the better fit। अब ये तो आपको पता है जिसका भी ये सम ऑफ स्केल्स कम होता है वो बेटर फिट होता है, ये आपको केस स्टडीज में भी आ सकता है, वैसे एमसीक्यू उसमें पूछ भी सकते हैं वाइवा में कि कौन से जो आपकी जो लाइन फिट करेंगे वो बेस्ट होगी, जिसका सम ऑफ स्केल्स मतलब ये आप निकाल रहे हैं डेविएशन, तो स्क्वायर डेविएशन कम होगी, या इसको एमएससी भी कहते हैं मीन स्क्वायर एरर, जिसका मीन स्क्वायर एरर कम होगा वो बेटर होगा।
ठीक है। दिस मेथड इज मैथमेटिकली साउंड एंड देयरफॉर यूजफुल फॉर प्रेडिक्शन। इसमें आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर्स की। इट इज आल्सो ऑब्जेक्टिव मेथड। द मेथड हैज टू डिसएडवांटेज। इट्स समटाइम्स डिफिकल्ट टू चूज द proper mathematical equation in case non-linear trend the method may involve heavy calculations। ठीक है, अगर नॉन हो जाता है तो फिर आपको पहले लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर कोई मेथड इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो ये काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले 13.5 आपके पास एग्जाम्पल। इसमें क्या करना है, डिटरमाइन द ट्रेंड लाइन। आपने ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। आपने ट्रेंड लाइन फाइंड करना, अभी तक जो पीछे सारे किए उसमें भी आपने ट्रेंड लाइन ही फाइंड करनी होती थी बाकी से मेथड में भी। अच्छा, बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड आपने करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्लॉट द एक्चुअल वैल्यूज एंड लीनियर ट्रेंड ऑन द सेम ग्राफ। आपके पास ये वैल्यूज हैं और ये उसके कोरस्पॉन्डिंग प्राइसेस गिवन है। अब सबसे पहले तो आपने कोडिंग करनी है, तो आप इसे काउंट करेंगे तो ये आपके पास इवन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 9 ऑब्जर्वेशन है ना। मिडिल वैल्यू को 0 ले लिया, अबव वाली वैल्यूज को नेगेटिव और जो है बिलो वाली वैल्यूज को पॉजिटिव ले लिया। आपने कोडिंग कर दी ईयर्स की। वाई आपने जो एज इट इज जो आपको गिवन था आपने वो लिख दिया। नेक्स्ट आपको पता है कि आपका समीशन एक्स 0 हो गया। समीशन एक्स 0 होने से आपने जो बेसिकली वो फॉर्मूले करने वही होते हैं जो आपने रिग्रेशन में पेज में उसमें चैप्टर में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे समीशन एक्स होने की वजह से ये रिड्यूस हो गए, इस तरह से फॉर्मूलाज आ गए हैं। तो आपको यहाँ पे रिक्वायर एक्स वाई का कॉलम चाहिए होगा, एक्स के का कॉलम चाहिए होगा। इसमें आपने पुट किया ए का फॉर्मूला समीशन वाई ओवर एन हो गया, मतलब जस्ट सिंपल वाई बार आपने वो कैलकुलेट किया, ये आपका ए आ गया। बी के लिए समीशन एक्स वाई ओवर समीशन एक्स के हो गया। समीशन एक्स वाई का जो सम आपने कैलकुलेट किया है वो हो जाएगा, और समीशन एक्स के का जो आपने सम किया वो आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आपके पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी। आपने बी की जो है इक्वेशन जो वो लिख ली, वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 1.7x। ठीक है, ये इक्वेशन लिख ली है। अब आपने इसमें से ट्रेंड फाइंड करना है, ट्रेंड लाइन। वो कैसे करेंगे, अब ये आपकी ट्रेंड इक्वेशन आई है जस्ट। अब यहाँ पे एक्स आपने ये लिख लिया ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ लिख लिया। इसमें एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अब एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास ये सारी ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें तो ये ट्रेंड क्या शो कर रहा है, इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आपका ईयर्स इंक्रीज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे उन्होंने पैराग्राफ वो ग्राफ बना के बता दिए हैं। ये ओरिजिनल वैल्यूज थी जिसमें अप्स एंड डाउन थे। अब ये आपके पास ट्रेंड वैल्यू आ गई जो स्मूथ होके आ गया कि आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट फिर इसकी एग्जाम्पल एक और आ गई 13.6 use the method of least square to determine the linear trend line for the data in the example 13.1। आपने सेम वही करना है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ट्रेंड फिट करना है। कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यूज एंड मेक एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ बैग्स और ऑफ फर्टिलाइजर सोल्ड इन ऑन द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2005। सबसे पहले तो आपने देखिए अपने जो डाटा को इस तरह से क्वार्टर्स को लिख लिया, उसके सामने उसकी कोडिंग कर दी। अब ये वैल्यूज आपकी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हर एक में 4 है तो 16 ऑब्जर्वेशन होगी। आपने इनकी कोडिंग कैसे की कि ये जो है दरमियान वाली वैल्यू को 0 ले लिया और कोडिंग में -1 और +1 की कोडिंग करते गए यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, दो यूनिट के मुताबिक। नेक्स्ट आपने जो वाई वैल्यूज थी वो लिखी। अब यहाँ पे भी आपको एक्स वाई का कॉलम और एक्स के का कॉलम चाहिए होगा सिर्फ, बाकी सारे कॉलम्स नहीं, क्योंकि ये आपका ये जो समीशन एक्स की 0 हो जाता है। आपने जो लाइन ट्रेंड लाइन फिट कर ली और उसके बाद उसका वो इक्वेशन आने के बाद उसमें एक्स की वैल्यूज पुट करते गए, ये आपके पास ट्रेंड लाइन ट्रेंड वैल्यूज आ गई। ठीक है, वो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन फिट की है और ये सारी ट्रेंड वैल्यूज है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने नेक्स्ट ये भी कहा हुआ है, देखें आपने ट्रेंड वैल्यू से फाइंड कर ली, कंप्यूट ट्रेंड वैल्यूज। नेक्स्ट उन्होंने कहा है आपने फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर 2005 के लिए, यानी कि ये देखें ये 2004 तक है ना, 2005 का यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर 17 आ जाएगा, सेकंड क्वार्टर इसकी वैल्यू आ जाएगी 19। ठीक है, इसकी एक्स की वैल्यू 17 और 19 होगी। अब आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 17 और 19 पुट कर देनी है। एक्स इक्वल टू 17 और 19 आपने ये एस्टिमेट करके बताना है प्रेडिक्शन कि नेक्स्ट 2005 में फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा और 2005 के सेकंड क्वार्टर में क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वैल्यूज आपने पुट करके निकाल ली। ये सारा बेसिकली जो आपका रिग्रेशन का काम था वही था, बस आपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट के बाद आता है एग्जांपल 13.7।
डिपिक्ट अ सेकंड डिग्री एंड ट्रेंड कर्व पैराबोला। सेकंड डिग्री को आप पैराबोला भी कहते हो ऑफ द टू द फॉलोइंग डेटा एंड कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यूज। इसमें भी ट्रेंड वैल्यूज ही फाइंड करनी है। जितने भी आपने मेथड पढ़े सब में आपने ट्रेंड वैल्यूज ही फाइंड करनी होती है। अब बाकी जो सारी कंफ्यूजन है उनको रिमूव करके जस्ट ट्रेंड आपने लिखना होता है। आपने ईयर और आपको गिवन है क्वेश्चन में और इन बॉक्स ऑफ होलसेल प्राइसेस। अब आपने जो क्वेश्चन आपको पैराबोला की मतलब चैप्टर गिवन है 11 आई थिंक मल्टीपल नहीं इससे पीछे वाला चैप्टर है जिसमें आपने पैराबोला कर्व किए होंगे। तो उसमें आपको फार्मूलाज गिवन होंगे कि आपने ये इक्वेशन फिट करनी होती है पैराबोला में। ठीक है, इसको सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, सेकंड डिग्री भी कहते हैं और पैराबोला भी कहते हैं। ये ना होता तो देखें आपकी सिंपल स्ट्रेट लाइन है, अगर ये वाली वैल्यूज आ गई सी एक्स के तो ये पैराबोला होगी या फिर क्वाड्रेटिक या सेकंड डिग्री इक्वेशन आप कहते हो। अच्छा, अब इसमें भी आपका समीशन एक्स और समीशन एक्स जो क्यूब है वो जो मतलब सम आप स्पेस कैलकुलेट करेंगे, क्यूब कैलकुलेट करेंगे वो जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर पैराबोला इज दिस। आपके पास जो है नॉर्मल इक्वेशन क्या आ जाएंगे। अब यहाँ से आप रिक्वायर सम आपको क्या चाहिए, समीशन एक्स के चाहिए, समीशन एक्स वाई चाहिए, समीशन वाई चाहिए, समीशन एक्स फोर चाहिए, समीशन एक्स के वाई। ये सारे जो आपको रिक्वायर सम हैं या स्क्वेयर्स हैं आप उनके यहाँ पे कॉलम बनवा लिए, उनसे रिक्वायर आपकी जो है अपनी जो ये सम ऑफ स्क्वेयर्स कैलकुलेट कर लिए और आपके पास जो है ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। मतलब ए बी सी इनके दरमियान में है अभी ये आपके पास ट्रेंड लाइन फिट होके नहीं आई है। अभी नॉर्मल इक्वेशन से आपने ट्रेंड जो है लाइन फिट करनी है तो सबसे पहले तो आपने करना होगा कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू फाइंड होंगी तो आप जो है उस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा नॉर्मल इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए साइमल्टेनियसली जैसे सोल्व करते हैं, लेकिन यहाँ से आप बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इसको 168 को डिवाइड करके। इस बी की वैल्यू को मतलब आप एक तो आपके पास आ गई। अब ये जो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है, सेकंड थर्ड इक्वेशन है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। यहाँ से ए की और सी की वैल्यू भी आ जाएगी। ए बी सी तीनों की वैल्यू आ जाएगी तो आपने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, आपके पास ये आ गया ट्रेंड या क्वाड्रेटिक पैराबोला सेकंड डिग्री इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन आ गया, लेकिन आपने क्वेश्चन में क्या कहा था उन्होंने, आपने जैसे इक्वेशन फाइंड नहीं करनी, आपने ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करनी है। अब जो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज को आप पुट करते जाओगे, यहाँ पे आप उन्होंने देखो ट्रेंड बता दिया है, आपने इक्वेशन यहाँ पे लिख ली, एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करते गए ट्रेंड वैल्यूज में और आपके पास ये जो है ट्रेंड सारा आ जाएगा कैलकुलेट होकर। ठीक है, अच्छा इसी का थर्ड मेथड है आपके पास एक्सपोनेंशियल कर्व। अब वो यहाँ पे आपकी बुक में तो नहीं है उसके क्वेश्चंस गिवन, लेकिन जो आपको मैंने भी बताया है कर्व फिटिंग जो आपका 12th चैप्टर है उसमें पेज नंबर 464 पे आ जाए। ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल कर्व आपने कैसे करना है। एक्सपोनेंशियल कर्व का आपके पास ये फार्मूला है, आप एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर होगा। देखिए फिट एक्सपोनेंशियल कर्व, अब आपने करना तो सारा बेसिकली काम उसी तरह से आपने एक्सपोनेंशियल मतलब लाइन फिट कर लेनी है, तो लाइन के बाद आपने जो है उसमें से ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी होती है। अब ये इक्वेशन होती है एक्सपोनेंशियल कर्व की, एक्स वैल्यूज हैं, वाई वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में तो टाइम गिवन होगा, लेकिन आपने उसको एक्स में कन्वर्ट कर लेना होता है, वाई आपको ऑलरेडी गिवन होता है, दोनों चीज़ आपको गिवन होती हैं। आपने पहले सबसे पहले तो एक log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ a प्लस b log ऑफ e x आपने ये लिख लिया। फर्दर आप इसको कह सकते हो कि आप इस तरह से लिख सकते हैं y प्राइम इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आप यही नोटेशन यूज़ करें, ये ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा y प्राइम यहाँ पे उन्होंने बता दिया क्या होता है, a क्या होता है, b क्या होता है, और x आपके जो है वो ओरिजिनल वैल्यूज ही हैं जो आपको इंडिपेंडेंट गिवन है। अब यहाँ से रिक्वायर आपको जो ये आपकी नॉर्मल इक्वेशंस हैं, नॉर्मल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको समीशन एक्स का कॉलम चाहिए कि एक्स वाई प्राइम का चाहिए, और जो जो कॉलम चाहिए आपने यहाँ पर निकाल लिए। वाई प्राइम आपके पास है लोग ऑफ वाई के इक्वल। ठीक है, ये सारे आपने ध्यान से देखना है। एक्स वाई तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, एक्स स्क्वायर का कॉलम कैलकुलेट कर लिया क्योंकि ये रिक्वायर था, वाई प्राइम का कर लिया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में रिक्वायर है, एक्स वाई प्राइम का कर लिया। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में रिक्वायर था, नॉर्मल इक्वेशंस भी। ये तीनों कॉलम आपने कैलकुलेट कर लिए और इन नॉर्मल इक्वेशंस में पुट करके आपने यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। इस ए और बी का फिर दोबारा से आपने जो पीछे क्वेश्चन मतलब यहाँ पे आपको मैं बताया था ये इस चीज़ के इक्वल है, यहाँ पे ए और बी। अब यहाँ से एंटी लॉग करके आपके पास स्मॉल ए की वैल्यू और स्मॉल बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ से एंटी लॉग किया, ए की वैल्यू भी आ गई और स्मॉल बी की वैल्यू भी आ जाएगी।
अब इसको आपने एक लाइन में फिट कर लेना है। आपके पास जो है एक वेरिएंट आ गई एक्सपोनेंशियल कर्व की, लेकिन हमें चाहिए होती है ट्रेंड वैल्यूज। उसके लिए आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यूज पुट करके इसको फर्दर आपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। इसमें भी आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक वेरिएंट पहले जो फिट करनी होगी, फिर उसके बाद उसकी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड कर लेनी होगी। मैं ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बता दूँ, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। इसमें भी इसी तरह से आपने ट्रेंड वैल्यूज एक्सपोनेंशियल के थ्रू करना था। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डाटा ऑन द फैक्ट्रीज आउटपुट फ्रॉम द ईयर 1971 टू 1981 एंड कंप्यूट द फोरकास्ट वैल्यू फॉर 1982। सबसे पहले आपको वैल्यूज गिवन है, आपने इसके सामने उसकी जो है टी टाइम कैलकुलेट कर लिया, लोग प्राइम जो है वाई प्राइम लोगो वाई करके कैलकुलेट कर लिया, वाई आपको गिवन था, टी स्केयर आपने कैलकुलेट कर दिया, टी वाई प्राइम कर दिया। जो आपको एक्सपोनेंशियल के लिए 3 कॉलम चाहिए होते हैं, आपने वो तीनों कैलकुलेट कर लिए। और यहाँ से फिर आपने इसी तरह से पहले ये देखेंगे कर्व बना के देखते हैं ओरिजिनल वैल्यूज का और एक्सपोनेंशियल कर्व का, कि आपको एक्सपोनेंशियल कर्व शो देखिए। आप जब इसको डाटा को प्लॉट करेंगे ना ओरिजिनल डाटा को, तो आप देखेंगे इसका ट्रेंड आ रहा है, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड आ रहा है। ये सिंपल वाला लीनियर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको लास्ट में एक बात बताती हूँ और क्लियर करने के लिए, ठीक है। इस तरह से आपने ये सोल्व कर लेना, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये एक वेरिएंट फिट होके आ जाएगी। यहाँ से आप जो है रिक्वायर आप ट्रेंड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी मैं आपको सेंड कर दूंगी अभी। इसमें भी आपने ऐसे करना है, आपने जो रिक्वायर कॉलम होंगे वो कैलकुलेट कर लेने हैं और यहाँ से आपके पास एक वेरिएंट फिट होके आ जाएगी एक्सपोनेंशियल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम 3 क्वेश्चन है इसके, जो बेसिकली आपकी बुक में नहीं है, तो ये मैं आपको इस तरह से सेंड कर दूँगी। इसमें भी आपने पहले ओरिजिनल डाटा को प्लॉट करना होगा और देखना होगा कि ये एक्सपोनेंशियल शो कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, फिर इसके बाद लेक्चर को कंप्लीट करके ख़त्म हो गया हमारा लेक्चर। आपने देखिए लीनियर जो करना होता है, स्ट्रेट लाइन फिट करनी, या तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होती है। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आपका बेसिकली ये होता है कि आपका या तो इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रही होती है या डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही होती है, ठीक है। तब हम यूज़ करते हैं इसको स्ट्रेट लाइन की। और जो मतलब स्ट्रेट लाइन आपको पता नहीं कैसे बनती है, ऐसे इंक्रीजिंग बिहेवियर आ गया, कुछ डिक्रीजिंग आ गया, इस तरह से कोई आपका इस तरह से ट्रेंड बन रहा होता है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। और अगर आपका हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा लीनियर के लिए। अगर आपका पैराबोला हो तो फिर वो क्या होगा, पैराबोला के लिए आपको ये करना पड़ता है कि आपके कुछ वैल्यूज देखेंगे आप, कुछ वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से अगर कोई बिहेवियर आता है, ये पैराबोला को शो करता है। अगर आप ग्राफ बना के चेक करेंगे ओरिजिनल वैल्यूज का, ठीक है। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल के लिए आप चेक करेंगे तो ये इस तरह से कर्व बन रहा होगा, या तो इस तरह से कर्व बन गया या फिर इस तरह से कर्व बन गया। ओरिजिनल वैल्यूज को आप देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने इस पे जो है वो लगाना होता है कि मैं इस पे एक्सपोनेंशियल लगाऊं या पैराबोला लगाऊं या लीनियर लाइन लगाऊं। क्वेश्चन में मेंशन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मेंशन तो आपने ओरिजिनल डाटा को प्लॉट करना है, ग्राफ बना के चेक करना है। ग्राफ में आपका देखेंगे आपके वो लीनियर है या पैराबोला है या एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल में हमेशा एक कर्व की फॉर्म में आता है। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सरसाइज से खुद देख लीजिएगा, मैं मार्क करवा देती हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन 13.11 है आपके पास। 13.11 में आपने करना है ट्रेंड लाइन आपने फाइंड करनी है मूविंग 5 ईयर एवरेज करके, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है इसमें भी आपने 5 ईयर मूविंग एवरेज करनी है और उसके बाद जो है एस्टिमेट आपने नेक्स्ट इम्पोर्टेड 1969 के लिए जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट एक्स का नंबर होगा वो पुट करके आपने ये ट्रेंड लाइन फाइंड करनी होगी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है 13.13, इसमें भी आपने मूविंग एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है। 7 डे मूविंग एवरेज करना होगा। नेक्स्ट के बाद 13.14, इसमें सिंपल एवरेज ऑफ 7 कंसेक्टिव टर्म्स है, आपने इसमें भी मूविंग एवरेज करनी है, ठीक है। इसमें 9 ईयर मूविंग एवरेज करेंगे, 4 मंथ मूविंग एवरेज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वार्टरली इंडेक्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज, यानी कि पहले मूविंग एवरेज 4 करेंगे, उसके बाद सेंटर कर देंगे उसको। 13.17 पे आपने करना है 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज, ये बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है।
13.18, इसमें भी 2 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज करेंगे, ठीक है, और इसमें वेट्स भी असाइन किए गए, आपने क्या वेट्स असाइन करने हैं साथ साथ। नेक्स्ट इसके बाद डिटरमाइन 3 ईयर मूविंग एवरेज और वेट्स असाइन किए उन्होंने आपके 1 आपने 3 जो ईयर मूविंग एवरेज करे होंगे, फर्स्ट वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को 4 से, थर्ड को 1 से, फिर 3 ईयर मूविंग एवरेज, उसके बाद लीस्ट स्क्वायर फिटिंग लाइन से आप करेंगे। यहाँ पे देखिए 13.20 बी पार्ट है, आपने करना है 3 ईयर मूविंग एवरेज, फिर आपके पास लीस्ट स्क्वायर स्ट्रेट लाइन से करना है, और आपने देखना है कि कौन सा बेटर फिट होगा। अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किससे क्या वैल्यूज शो करें तो कौन सा बेटर होगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है ये 13.23, इसको भी आप देख लेंगे, ये लीनियर ट्रेंड होगा या पैराबोलिक के थ्रू कर लेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन मेंशन होगा। 13.22 भी आपने करना है पैराबोलिक के थ्रू और लीनियर के थ्रू, दोनों के दरम्यान में देखना है कौन सा बेटर फिट है। सिमिलरली इसमें भी 13.23 में भी पैराबोला करना है आपने, 13.24 में भी पैराबोला, 13.25 में भी पैराबोला, 13.26 में भी पैराबोला करेंगे आप, 13.27 में आपने एक्सपोनेंशियल वाला करना है। यहाँ तक आपका आज का बहुत ज़्यादा काम है 13.27 तक। आई होप आपको क्लियर होगा, बस काम